सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस यूथ पार्लियामेंट। युवा संसद में सबका स्वागत है। और आज जैसे कि आप लोगों को टॉपिक पता ही है, हम दो मेन टॉपिक पर आज का डिस्कशन करना चाह रहे हैं। और उसमें से पहला टॉपिक है वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वैकल्पिक ऊर्जा का महत्व, मतलब प्रेजेंट वर्ल्ड सिनारियो में ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। युवा संसद, हमने इसे संसद नाम दिया है तो जाहिर सी बात है लोगों के दिमाग में होता होगा कि कोई प्रस्ताव रहेगा जिसके पक्ष विपक्ष में बोलना है। और आप जानते हैं कि संसदीय कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं भी होती है, जैसे शून्यकाल में होता है, स्थगन काल में होता है। ये तो जाहिर सी बात है कि जिस विषय पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसके खिलाफ तो बहुत ज्यादा कोई ओपिनियन नहीं होगा। कोई नहीं बोल सकता कि फॉसिल फ्यूल्स हमेशा रहने चाहिए, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज को हमको नहीं अपनाना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कभी नहीं आनी चाहिए और हमेशा परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर हमको रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बैठा हर इंसान ये जानता है और समझता है कि क्या जरूरत है वैकल्पिक स्रोतों की और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी क्या कमियां हैं। और जरूरी है कि आज नहीं तो कल सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए हम वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ आगे बढ़े। तो आज का ये जो ओरिएंटेशन होगा आज के इस युवा संसद का, उसमें कोई बहस नहीं होगी। मैं चाहूंगी कि एक एक करके पोडियम पे आके आप 4-5 घटकों पर इस टॉपिक पर अपनी राय रखें। जैसे सबसे पहले टॉपिक को अगर आप पूरी तरह समझें तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वैकल्पिक ऊर्जा के महत्व की बात कर रही हूं मैं। तो मतलब ये है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं जिसकी वजह से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आपको पहले तो वो चैलेंजेस बताने हैं, किस तरह की एनर्जी क्राइसिस है, उसके क्या क्या कारण आपको दिख रहे हैं, प्रेजेंट वर्ल्ड कंटेक्स्ट के क्या क्या कारण है, नंबर 1। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जाहिर सी बात है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वर्तमान मौजूद वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों पर भी देनी होगी। इंडिया में और दुनिया में ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट वाली, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप। तीसरा, विश्व में और भारत में वैकल्पिक ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है, स्टेप्स लिए गए हैं, आप उनके ऊपर भी अपनी राय रखेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो एक बहुत पुराना एक विकल्प हमें मिला हुआ है। नए विकल्पों में नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन अमोनिया मिशन, ये सारी चीजें भी हैं। बहुत रिसेंट कंट्रोवर्सी एक आपने देखा E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इनिशिएटिव पर भी चीजें चल रही हैं। भारत की जो योजनाएं हैं जिसमें आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, पीएम सूर्य घर योजना हो गया, पीएम कुसुम योजना हो गया, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, अमोनिया मिशन हो गया, E20 ब्लेंडेड व्हीकल हो गया, ईवी व्हीकल्स हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया और दुनिया में चल रही हैं, बहुत बर्निंग चीजें हैं। उस पर अपनी राय रखना, उसकी नॉलेज बताना, ये भी आपको इसमें करना है। ठीक, तो पहला तो मैंने कहा कि आपको वो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य बतानी है। दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि वर्तमान साधन कौन कौन से हैं वो बताने हैं। हम सभी जानते हैं कि सर 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल से रखने का एक संकल्प रखा है। तो उस दिशा में हम कितने सफल हैं, कितने नहीं हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये सारी चीजें। फिर एक चौथा पॉइंट जो मैं चाह रही हूँ आप लोग बताएं कि एक बहस छिड़ी हुई है दुनिया में कि फॉसिल फ्यूल्स के नेवर बी कंप्लीटली रिप्लेसेबल, मतलब कोयला और पेट्रोल से जनित जितने भी आपके उत्पाद हैं उनको आप पूरी तरह से वैकल्पिक ऊर्जा से बदल या रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है फॉसिल फ्यूल्स की अपनी कुछ खूबियां हैं जो कई 100 हजारों साल से इंडिया या दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। तो मैं चाहूंगी आप उस पर भी अपनी राय रखें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो वैकल्पिक ऊर्जा अभी तक साध नहीं पाई है, जो फॉसिल फ्यूल्स की खूबियां हैं जिस पर वैकल्पिक ऊर्जा अभी तक खरी नहीं उतर पाई है। जिस तरह से आप बहुत रिसेंट नितिन गडकरी जी का एक बयान सुने होंगे, उनके एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एक चीज बाहर निकल कर आती है कि E20 एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है उसका जो माइलेज होता है वो नॉर्मल पेट्रोल से कम होता है। इस पर एक बहस छिड़ी हुई है। तो इस तरह की चीजें हैं कि भाई क्वालिटी और इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जो हो रहा है उस पर भी आप अपनी राय रखें। मतलब एक है फॉसिल फ्यूल यानी परंपरागत ऊर्जा के साधन वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर आप खूबी एंड प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बताएंगे। ठीक है, एंड पांचवा चैलेंजेस, जाहिर सी बात है जब इस पर आप आएंगे तो अगर आप चाहते ही हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भारत में और दुनिया में जल्दी से जल्दी इस्तेमाल किया जा सके अलग अलग जगह पर, तो उसके लिए हमारे सामने चुनौतियां किस किस तरह की हैं, चाहे वो बैटरी स्टोरेज से लेकर हो या इंटरमिटेंट उनकी अवेलेबिलिटी, जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी हमेशा के लिए नहीं रहता है,
दिन के वक्त ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर एनर्जी। विंड की भी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब उतनी पवन ऊर्जा हमको मिलती है। उसके अलावा भी जितने और अभी हमारे पास अवेलेबल साधन है, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज नॉट अ डायरेक्ट थिंग, उसको आपको हाइड्रोजन को डिराइव करना पड़ता है। हालांकि हमने बहुत सफल प्रयास अभी हरियाणा में किया था ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चला करके। तो वो सब चीजों को रखते हुए किस तरह से वैकल्पिक ऊर्जा फिलहाल कहाँ तक सफल है और आगे हमारे सामने चुनौतियां कहाँ कहाँ हैं, कब तक हमें किन किन सेक्टर्स में इनको रिप्लेस कर देना चाहिए, वो एक लास्ट फाइनल कंक्लूजन पॉइंट आपका होना चाहिए। हमें करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हम जानते ही हैं, बट क्या इमीडिएट में होना चाहिए? इमीडिएट में होना चाहिए तो कौन कौन से सेक्टर्स में होना चाहिए? लॉन्ग रन में होना चाहिए तो लॉन्ग रन में होना चाहिए तो फिर कौन कौन से सेक्टर्स में कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये 4-5 घटकों पर मैं चाह रही हूँ आप अपनी राय रखें। मैंने जो एलिमेंट्स बताए उसके अलावा भी अगर आपने कुछ नई बातें इन चीजों पर लेकर आए हैं तो उस पर भी आप लोग अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा भाई? लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। हाँ, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अंकिता ऑन पोडियम, वो अपनी राय इस पर सबसे पहले रखेंगी। प्लीज वेलकम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैम ने टॉपिक बताया अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का, लेकिन इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड में करंटली 3 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी। लेकिन अब एनर्जी सिर्फ एक एनवायरमेंट का इशू नहीं रह गया है, एनर्जी से हम इकोनॉमी को भी जोड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ते हैं और नेशनल सिक्योरिटी को भी जोड़ते हैं। हर कोई यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बात करता है, बट ग्रीन एनर्जी होता क्या है? ग्रीन एनर्जी मतलब एक क्लीन एनर्जी होती है जिसमें कार्बन एमिशन कम होता है, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और दूसरी चीज एनवायरमेंट को आप कितना कम इम्पैक्ट कर सकते हो, क्योंकि एज वी कैन सी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्स बढ़ेगा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्स उतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा और एक्सट्रैक्ट होगा तो खत्म होगा। तो ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको अल्टरनेटिव एनर्जी में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और कई बार हम देखें कि अल्टरनेटिव एनर्जी में शिफ्ट होने के साथ साथ हम नेट जीरो की बात करते हैं। तो नेट जीरो होता क्या है? आप जितना कार्बन एमिशन कर रहे हो एनवायरमेंट में, उसके बदले में एटमोस्फेयर में आप कितना उसको कंपनसेट कर ले रहे हो, वो एक बैलेंस बनाता है नेट जीरो। तो हम भले भी अल्टरनेटिव एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल को छोड़ के, तो हमें नेट जीरो को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बोल नहीं सकते कि फॉसिल फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो भी रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे आप देख रहे हैं और आजकल जैसे बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे लोगों का माइंडसेट चल रहा है, एक्सट्रैक्शन सिर्फ मतलब रिसोर्स एक ना बिजनेस का सोर्स बन गया है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कुछ हद तक होता है, लेकिन आज इसमें पैसे कमाने का सोर्स ज्यादा हो गया है, ना कि रिसोर्स को हम डेवलपमेंट में लगाएं। जैसे अमेरिका इन्फ्लेशन रिडक्शन इन्फ्लेशन एक्ट लगाता है, 2022 में आया था। इसमें ये होता है वो टैक्स क्रेडिट देता है, अगर आप सोलर पैनल्स लगाते हो, ईवी परचेस करते हो, तो इसमें आपको वो टैक्स क्रेडिट देता है। ये क्या है? ये आपको एनकरेज करने के लिए है कि जो फॉसिल फ्यूल्स और जो कल्चर वाले वो हैं, अब उसको शिफ्ट करके कहाँ शिफ्ट हो जाओ? रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाओ। अगर हम इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साथ साथ में हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ इनिशिएटिव्स हमारे सेंटर ने लिया था, जैसे नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम मिशन, मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एनर्जी विंड कॉरिडोर, और जैसे कि मैम ने भी बताया 2030 तक 50% ऑफ द रिडक्शन करना है फॉसिल फ्यूल का, और उससे हमें एनर्जी सोर्स में आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, क्या सिर्फ सेंटर में स्कीम लाने से स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में या विलेज में डेवलपमेंट हो जाएगा, या फिर उनको समझ में आ जाएगा कि फॉसिल फ्यूल क्या है, या फिर सीएनजी क्या है, या फिर बायोगैस क्या है? अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ को पावर हब बोला जाता है। यहाँ पे कोल है, अलग अलग मिनरल्स हैं, टिन है, बॉक्साइट है, सब चीजें हैं, लेकिन इसको अगर हम लोगों को, मतलब यहाँ पे जो जनता है उसको अवेयर नहीं करेंगे, और उनके वजह से आप देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और इंडिया में ज्यादातर एनिमल हस्बेंड्री का कॉन्सेप्ट इंडस वैली के टाइम से चला आ रहा है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल डोमेस्टिफिकेशन। तो अब जहाँ पे एनिमल डोमेस्टिफिकेशन होगा
वहां पे ऑब्वियसली एनिमल वेस्ट भी आएगा, तो हमको एनिमल वेस्ट से हम कैसे एनर्जी को चेंज कर सकते हैं वो भी हमें अवेयर करना पड़ेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ स्कीम्स चलता है एनर्जी स्टेट, जैसे बायो सीएनजी गैस प्रोजेक्ट चल रहा है, गोबर से बायोगैस बनाना। छत्तीसगढ़ में एक एजेंसी चलती है क्रेडा एजेंसी, सोलर दीदी इनिशिएटिव, ये सब हमारे स्टेट में चल रहा है। और स्टेट में एक मिशन है 2047 तक अंजोर विजन, जिसमें हमको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हर तरफ रोशनी पहुंचानी है। तो ये सिर्फ एक सेंटर का इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी इनिशिएटिव हम सेंटर में लें वो हर स्टेट, हर विलेज, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, जिससे कि हम शिफ्ट हो सके। और एक दो पॉइंट्स और मैंने लिख रखा है कि जैसे हम किसी स्टेट, कई बार ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है या फिर और भी कुछ इशू है, हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करने लगते हैं। बट दूसरे स्टेट से कंपेयर करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पार्टिसिपेशन कितना है, यहाँ इनिशिएटिव्स कितना है, यहाँ टेक्नोलॉजी कितना है, यहाँ जॉब्स कितने हैं, यहाँ मोटिव्स कितने हैं। तो हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ डेवलपमेंट की भी बात करते हैं ना, तो हर स्टेट में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने लिस्ट बताई, पार्टिसिपेशन, इनिशिएटिव, जॉब्स, मोटिव्स, ये सब कितने हैं। हम इन क्राइटेरिया पे जब स्टेट को कंपेयर करते हैं तब समझ में आता है कि कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में कितना कितना पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरी चीज, कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी है, जैसे जर्मनी जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाता है एनर्जी ट्रांजिशन में, नॉर्वे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करता है, डेनमार्क विंड एनर्जी को प्रमोट करता है। इंडिया के अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स आप देखेंगे तो COP 28 की बात हो गई, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन, सोलर अलायंसेस, ये सब की बात हो गई। छत्तीसगढ़ में बायो ग्रीन एनर्जी जॉब्स, ये सब क्या है, ये सब हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव्स हैं कि हमको फॉसिल फ्यूल और जो कल्चर वाले सोर्स है उसको छोड़ के हमें दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है। और एज ए एस्पिरेंट अगर मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारे पास राइट है। अगर हम देखते हैं 48A में स्टेट को एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा, चाहे पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए। आप एक लिमिट तक ही एनवायरमेंट को हार्म कर सकते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास, किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन करो डेवलपमेंट के नाम पे। और आर्टिकल 51G में ये लिखा है कि हमारी ड्यूटी है हमको नेचर को प्रोटेक्ट करना है। तो मुझे लगता है एक यूथ और एक सेंटर, मतलब एक यूथ और एक स्टेट, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, तब हम फॉसिल फ्यूल या बाकी चीजों से शिफ्ट होके एक ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे रिसेंट अभी एग्जांपल इथेनॉल का चल रहा है, ब्राजील से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये चीज है कि ब्राजील में 50 सालों तक मतलब रिसर्च चली है वहां पे, और वहां के इंजन्स कैसे हैं, वहां की पॉपुलेशन भी देखनी चाहिए। वहां पे इंडिया से बहुत कम पॉपुलेशन है, वहां की जो इंजन्स है गाड़ी की वो है। तो जैसे ही आप अगर सिर्फ शिफ्ट हो रहे हो, लाइक अगर हम पेट्रोल से इथेनॉल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें पहले देखना चाहिए कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, हम जो व्हीकल यूज कर रहे हैं वो कौन से व्हीकल है, जो इथेनॉल हम अपने गाड़ी में डाल रहे हैं वो उस गाड़ी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो अगर हम शिफ्ट हो भी रहे हैं तो पूरे रिसर्च के साथ शिफ्ट होना है, ना कि हमें बाकी डेवलपमेंट जो कंट्री में हो रही है उसको देख के सिंपली अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और एक चीज ये है कि जैसे अभी ये एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो सीन चल रहा है, उसमें शुगर केन की भी शॉर्टेज हो रही है, तो शुगर केन की जगह पर राइस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे एक ये भी नुकसान है, अगर राइस में शिफ्ट हो रहे हैं तो राइस में भी तो कटौती होगी ना, राइस में शॉर्टेज आएगा। तो अगर राइस में शॉर्टेज आ रहा है तो राशन शॉप में शॉर्टेज आएगा, और फिर जो जरूरतमंद है उनके पास कम होगा। और वैसे भी जो इंडिया है हंगर इंडेक्स में 102 है, हाँ 102 नंबर है 123 कंट्रीज में। तो ये सब चीजों को ध्यान रख के हमें शिफ्ट होना है, ना कि ब्लाइंडली हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट, फॉसिल फ्यूल को छोड़ के एनर्जी में शिफ्ट होंगे। तो हमें एक प्लानिंग के तरीके से हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनवायरमेंट का इशू नहीं है, ये जॉब्स भी देता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें एनवायरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, एनवायरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इससे जॉब भी होगा और नए नए आइडियाज भी आएंगे, इनोवेशंस भी आएंगे। जैसे एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलना चाहूंगी, सरप्लस क्राइसिस, जो सोलर का सरप्लस क्राइसिस चल रहा है, ये क्यों हुआ है? ये प्लानिंग नहीं होने की वजह से हुआ है। जब सन बहुत पीक में रहता है तब तो आप स्टोरेज कर ले रहे हो, सोलर पैनल से स्टोरेज कर ले रहे हो, लेकिन इवनिंग का क्या? और उसका आपको सेव करने के लिए, मतलब जो सोलर जो है
उसको हाँ स्टोरेज करने के लिए बैटरी की जरूरत है, और वो बैटरी चाइना बनाता है, जो कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत महंगा लगे, इंपोर्ट करेंगे तो बहुत महंगा है, और हम खुद भी इसको अभी फिलहाल नहीं बना सकते। तो ये सब चीज शिफ्ट होने से पहले प्लानिंग करनी होती है कि हम अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। उस हिसाब से मुझे लगता है जब एक स्ट्रैटेजिक वे में ये काम किया जाए तब हम बोल सकते हैं कि हम अपने पास्ट की चीजों को आगे मतलब छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। थैंक यू। तो रिन्यूएबल एनर्जी सुनने में कितना फैंसी वर्ड लगता है ना, कि रिन्यूएबल एनर्जी है, कोई नुकसान नहीं, पर्यावरण बच रहा है। पर कई जगह मुझे लगता है कि ये वहां काम नहीं आएगा जहां पे ना नॉलेज है, ना उनका एफिशिएंट यूज है, ना उनकी फ्यूचर जो क्या बोलते हैं कैपेबिलिटीज है उनका ध्यान दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अभी आपने देखा होगा ईवीज का चलन बहुत चल रहा है, हर कोई ईवीज खरीद रहा है, बहुत महंगी महंगी अराउंड 1.25 1.3 लाख में क्या बोलते हैं ईवीज खरीदी जा रही है। पर ये कहना अच्छा है कि हाँ पेट्रोल आप बचा रहे हैं, लेकिन जब आप उसी गाड़ी को सर्विसिंग में लेके जाते हैं, वहां पे वो गाड़ी महीनों पड़ी रहती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पे ईवी वर्क करती है वो इतनी डेवलप नहीं है कि आपको उसमें वो बेनिफिट मिले या वो क्या बोलते हैं सरप्लस मिले जो आप सोच सकते हैं। गडकरी जी का कहना था कि हम 2030 तक पूरी तरीके से ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप बैटरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बैटरी में एक चिप आती है, वो चिप सिर्फ चाइना बनाता है, वो इंटायर वर्ल्ड इवन यूएसए उस चिप को क्या बोलते कंस्ट्रक्ट नहीं करता, और यूएसए खुद बहुत बड़ा इंपोर्टर है उस चिप का। तो आप ये चीज कैसे बोलेंगे कि हम 2030 तक इसको प्रोवाइड कर देंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, बाकी चीज बची सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था मैंने एक चीज देखी थी कि अगर मैं चाहूं ना कि विंड एनर्जी का यूज करके मैं बहुत अच्छा प्लांट क्रिएट कर लूं, तो वो मैं नहीं कर सकता। रीजन उसका है, मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां पे विंड का फ्लो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आप अगर सी शोर्स के पास रहते हैं, वहां पे विंड की स्पीड वेरी करती रहती, कभी बहुत तेज चलेगी, कभी बिल्कुल धीमी, लेकिन ये है कि वहां विंड की स्पीड रहेगी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ विंड की स्पीड जो चाहिए वो वहां रहेगी। मैं वहां पे वो प्लांट लगा सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं सोचूं कि मैं विंड का प्लांट लगाऊं, तो मैं नहीं लगा सकता। यही कुछ रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं हमको रोक रहे हैं पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने से। बहुत अच्छा तरीका है, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, सब करेंगे, बट अगर आपके पास एक रोड मैप नहीं है किसी भी चीज का, आप कोई भी स्कीम लाएं, चाहे सेंटर में लाएं चाहे स्टेट में लाएं, अगर आपके पास एक रोड मैप नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से उसको एक सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज रही, अभी जैसे E20 की बात चल रही है, अब बोलते तो है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करेंगे, बट ओरिजिनली अगर देखा जाए तो जितना क्या बोलते हैं पानी इथेनॉल बनाने में वेस्ट हो रहा है, उतना तो शायद कहीं नहीं होता। जो इथेनॉल के प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, अभी मैम ने बताया कि शुगर केन से हम शिफ्ट हो रहे हैं राइस पे, राइस से हम फिर शिफ्ट होंगे किसी और चीज पे, तो कहीं ना कहीं देश की फूड सिक्योरिटी क्या बोलते हैं हैम्पर होगी। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि हमारा जो अन्नदाता है अब वो ईंधन दाता बनेगा। एक बात बताइए, अगर उसको ईंधन दाता बनने में ज्यादा फायदा हो रहा है तो अन्नदाता क्यों बनेगा? बहुत बड़ा मुद्दा ये है, अगर आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग से फूड सिक्योरिटी खतरे में आ रही है तो फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग सही नहीं है। दूसरी चीज, आपने अगर उस चीज को इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है और उसके बाद जब चीजें नेगेटिव हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। दूसरी चीज, कई जगह ऐसा बोला जा रहा है कि ब्राजील में हो रहा है, बाकी कंट्रीज में हो रहा है, तो किसी भी चीज आपको अगर मैं बताऊं, मेडिकल हिस्ट्री में आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया था, पर अगर आप ये चीज देखें, टिटनेस के वैक्सीन को बनने में ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स का रिसर्च लगा था। तो आप ये बताइए, आज जब कोरोना में आज यंग एजेस में लोग मर रहे हैं, तो कई लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन है उस वजह से उसका शोध अच्छा नहीं हुआ, उस वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन आप जब वही चीज जब इम्प्लीमेंट करते हैं आप एनर्जी रिसोर्सेज पे, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं नहीं ये तो तुरंत हो जाएगा?
रही बात एनर्जी रिसोर्सेज की यूज की, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये परमानेंट रिप्लेसेबल होगा इसकी आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। फॉसिल फ्यूल्स का यूज आप कुछ सेक्टर्स में रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना व्हीकल का जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, अगर आप उसको क्या बोलते हैं रिफॉर्म करें, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि जो कार्स हैं वो लोकली ज्यादा चलती हैं बजाय एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट के। तो जो सिटीज में जो कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उससे ये होगा कि जो आपका शहरीकरण का जो प्रदूषण है वो कम होगा। और जो फ्यूल रन व्हीकल्स हैं वो आप लगाइए ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेन्स में, ट्रक्स में, और जो एयरप्लेन्स हैं उनमें। उससे ये होगा कि पहली चीज एक इजी डिवाइड आ जाएगा दोनों के बीच में, कि हाँ आप रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक सही इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फॉसिल फ्यूल्स का भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, अभी की कंडीशन में अगर मैं बताऊं तो जो इंडिया की कंडीशन है, आप इसमें परमानेंटली ईवीज नहीं ला सकते, आपको एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। हमारी कंट्री इतनी अमीर नहीं है कि वो 3-3 गाड़ियां अफोर्ड कर सके, कि वो एक पेट्रोल भी चलाए, एक ईवी भी चलाए, और एक हाइड्रोजन जो आप नया आप लाने की बात कर रहे हैं उसकी भी वो करें। हमारी कंट्री में अगर कोई गाड़ी अभी चल सकती, अगर मैं करंट सिनेरियो में बताऊं, तो वो जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, कि हाँ एक कुछ किलोमीटर तक आप उनको बैटरी पे चलाएं, जहां बैटरी डाउन हुई वो तुरंत शिफ्ट हो जाए आपकी क्या बोलते हैं पेट्रोल पे। और ऐसी गाड़ी है, अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं हो रहा है तो जो मारुति सुजुकी की एक कार है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे चलती है, अगर उसको आप 40 के अंडर की स्पीड पे चला रहे हैं तो इट विल रन ऑन द बैटरी, बट जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई वो तुरंत उसको शिफ्ट कर देता है पेट्रोल पे। तो ये टेक्नोलॉजी भी है। बात रही सन एनर्जी की, आप लोग को पता होगा कि गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जो कंप्लीटली सन सोलर पैनल से बन रहा है, और वो इतने बड़े एरिया में वो सोलर पैनल बिछाए गए हैं कि उससे जो ऊर्जा बनेगी उससे पूरे गुजरात और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक बिजली पहुंचेगी। अगर प्रोजेक्ट बनाना था तो ऐसा बनाना था, क्योंकि अगर आप उस प्रोजेक्ट की डेप्थ में जाते हैं तो वहां जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां की जो बैटरी हो रही है वो उस पर्टिकुलर लोकल जगह पे मैन्युफैक्चर हो रही है। जो उसके सेल्स जो सोलर पैनल्स हैं वो वहां प्रोजेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, सोलर पैनल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि समय के साथ साथ उसमें धूल जम जाती है, उनकी प्लेट्स पे धूल जम जाती है, तो कहीं ना कहीं उस सन को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते। उसके लिए उनने वहां पे अपने हिसाब से एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो हर 1 घंटे में उन सोलर विंड्स को साफ करता है। ऑटोमेटेड पूरा एआई के थ्रू उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो अगर हम इस तरीके से इन चीजों का यूज करेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा बेटर है कि आप सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या इन चीजों का इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। रिसेंट में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। अब जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, नॉट मोर देन दैट। और वो रीजन भी है क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, बजाय उसके कि जब आप डीजल से इंजन को क्या बोलते खींचते हैं तो वो ज्यादा बेटर वर्क करता है। दूसरी चीज है, और वो इसलिए वहां पे चलाई जा रही है, उसका एक रीजन ही है, आपने देखा होगा वो शुरू हुई है हरियाणा से, हरियाणा के हिस्सों से शुरू हुई है। और वो रीजन ही है कि उन्हें जो नेक्स्ट 35 ट्रेन है वो उन एरियाज के लिए बनाई जा रही है जो हिल एरियाज है, वहां पे कोल्स और डीजल और इन सब को पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग का बहुत इशू होता है और कनेक्टिविटी लॉस होती है। इस वजह से उस एरिया अकेले के लिए उनने वो पर्टिकुलर टाइप का इंजन बनाया है जो फ्यूचर में वो लोग और बनाएंगे, जो जहां तक मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है, अभी वंदे भारत जो चल रही है बहुत प्रोमिनेंट ट्रेन है इंडिया के, बहुत मतलब बुलेट ट्रेन से कंपेयर किया जा रहा है कई जगह पे, ठीक है वो डिफरेंट है, बट एक जो क्रांति लाई है उनने रेल के सेक्टर में। रिन्यूएबल एनर्जी से रेल इतनी जल्दी नहीं चल पाएगी, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, उसके लिए आपको ईंधन चाहे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे डीजल हो इनका यूज करना पड़ेगा। तो मेरा मतलब कुल मिला के कंक्लूजन यहाँ बैठता है कि आप कंप्लीटली किसी भी चीज को नहीं हटा सकते, चाहे फिर वो फॉसिल फ्यूल्स हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्लंडर कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को तो वो एक टाइम के बाद खत्म होंगे। वही जैसे जो अरब कंट्रीज है उनके लिए कहावत कही जाती है कि तेल खत्म खेल खत्म, उनके साथ वही हो रहा है।
और वो कहीं ना कहीं उस चीज को ही प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उन चीजों को युद्ध हो गए और अलग अलग चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब रिन्यूएबल सोर्स की बात आती है, हमें उसको धीरे धीरे बहुत स्लोली और कुछ सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि एकदम से किसी सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दें। उससे ये होगा कि आप एक तो उनकी वैल्यू कर पाएंगे। हमारे यहाँ सोलर पैनल सबको पता है, सोलर पैनल वर्क कैसे करता है ये सबको पता है, लेकिन अगर वो बिगड़ जाए तो उसके साथ क्या करना है किसी को नहीं पता। तो एक तो अवेयरनेस की कमी, दूसरी चीज रिसोर्सेज की कमी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली रिसोर्सेज है। हमारे यहाँ इंडिया में एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी सोलर पैनल अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए ये बात अलग है कि हाँ गवर्नमेंट सब्सिडीज चला रही है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि वो सब्सिडीज, क्योंकि उनने बोला है कि हम इतने % सब्सिडीज देंगे, उसके अलावा जो पैसा लगाना है वो भी होना चाहिए। तो इस वजह से जो रिन्यूएबल सोर्सेस है वो एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन फिलहाल जब तक रिन्यूएबल सोर्सेस अच्छे से डेवलप नहीं हो जाते तब तक हमको फॉसिल फ्यूल्स को रखे रहना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम त्रिलोचन है। आज जैसा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप जो नवीनीकरण ऊर्जा है वर्तमान में केवल हमारे लिए ऊर्जा का एक साधन नहीं, बल्कि हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे संसाधन है, उनको बचाए रखने का है। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे हमारा आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो, चाहे अभी जो कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, चाहे जोशीमठ धसाव हो, वायनाड में लैंडस्लाइड आना हो, ये सारी जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं हमारी जो प्रकृति के जो संसाधन है उनका अति दोहन होने की वजह से ही हुआ है। तो वर्तमान समय में माना कि जो रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकरण ऊर्जा के जो स्रोत है अभी से केवल दूर की कौड़ी लग रहे हैं, लेकिन अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो सफर की शुरुआत तो करनी होगी। जैसे पहले जो रेलवे था वो कोयला में चलता था, लेकिन धीरे धीरे वो आज विद्युत पे आ चुकी है। तो वैसे ही अगर हम शुरुआत करें, कदम बढ़ाएं, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। चैलेंजेस, चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इन जो नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है इनकी हर क्षेत्र में उपलब्धता ना होना। जैसे सौर ऊर्जा है वो है, पवन ऊर्जा है वो है, लेकिन इनके साथ अगर इनको सम्मिलित रूप में कहें, जैसे कि पवन ऊर्जा जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों में अधिक विस्तार किया जाए पवन ऊर्जा का। जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है वहां पे इनका जो सौर ऊर्जा के संसाधन है उनको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो जैव ईंधन है, जैसे नील हरित सवाल है, रतन जोग है, इन पौधों का विस्तार किया जा सकता है, जो कि और ज्यादा नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति भारत को दे सकता है। इसके अलावा भारत जैसे सूर्यघर योजना है, कुसुम योजना चला रही है, वन नेशन वन ग्रिड योजना संचालित कर रही है। इसके अलावा जो सौर अलायंस है उसका जो हेडक्वार्टर है भारत में होना, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोनीपत हरियाणा और जींद में ट्रेन चलाया जाना। इसके अलावा एक चीज और आपने सुनी होगी, कल्पक्कनम जो परमाणु संयंत्र है, हालांकि वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है लेकिन क्लीन एनर्जी में आता है। तो वहां पे भारत ने अभी हाल फिलहाल में दूसरा देश बना जिसने थोरियम के द्वारा बिजली उत्पन्न करने की जो तकनीक है वो बना ली है, जिसके लिए भाभा साहब जो थे उन्होंने प्रयास किए थे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, जैसे कि भूमि संबंधी, मतलब जैसे सौर एनर्जी लगाने हैं या पवन ऊर्जा लगाने हैं तो उनके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए चीजें चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अनुसंधान की तकनीक और अधिक चाहिए, जैसे कि दुर्लभ जो मृदा धातुएं हैं वो, क्योंकि सौर एनर्जी और पवन एनर्जी में इनका उपयोग होता है, जिस पर हम पूरी तरह से चीन या ब्राजील जैसे देश या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भरता है। तो उनके क्षेत्र में अनुसंधान का विस्तार किया जाना। और जो अभी रिसेंट ईयर में जो E20 मतलब अभी जो चल रहा है E20, उससे लगभग 20% तक का बात हो रहा है, लेकिन हम लोग जो नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं उसमें अगर हम लोग उसमें ज्यादा एफर्ट लगाएं तो जो 20% जिसमें ईवी की ओर ग्रोथ बढ़ेगा, तो आगे चल के ईवी आ गया तो जो E20 है वो अपने आप में निरर्थक हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि E20 से बेहतर यही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर चले, ताकि इन भविष्य में आने वाले जो संसाधन है वो बचाया जा सके, क्योंकि ये जो पृथ्वी है हमें धरोहर के रूप में मिली है, आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित भी करना है। धन्यवाद। मेरा नाम विनय कुमार नायक है और जैसा कि आज के यूथ पार्लियामेंट का टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके बारे में जो है मैं अपनी कुछ मतलब बातें रखना चाहूँगा। जैसा कि अभी चल रहा है जो फॉसिल फ्यूल है वो मतलब बहुत समय के लिए नहीं है और वो लगातार खत्म होता जा रहा है हमारे दोहन की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए जो है कुछ और वैकल्पिक स्रोत हमें देखने पड़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है सोलर ऊर्जा, जिसके लिए हम सौर पैनल का उपयोग करते हैं, और दूसरा आता है विंड ऊर्जा,
ठीक है, जो कि नेचर देता है और इसका कोई लिमिट नहीं है। हम चाहे जितना भी इसको उपयोग कर सकते हैं और इसके उपयोग से जो है प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही लोगों को कोई नुकसान होगा। बट इसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है। पहला कि ये है, जैसे सोलर पैनल का हम यूज करते हैं तो वो केवल जब तक सूर्य है या सूर्य के प्रकाश है तब तक ही वो रहता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। और दूसरा, अगर हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो वो लिथियम आयन बैटरी पे रखते हैं, जो कि सिर्फ 3 से 4 घंटे तक ही बैकअप दे पाता है। तो इसके ऑप्शनल में मैंने मतलब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यूके में जो लॉफर्ड यूनिवर्सिटी थी, वहां पे एक रिसर्च हुआ था लिक्विड एयर एनर्जी स्टोर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है एयर को -197 डिग्री पे ठंडा करके कंप्रेस्ड करके रखा जाता था, और इसके बाद में जब इस कंप्रेस्ड एयर को थोड़ा सा हीट करके, जब हमें जरूरत पड़ती थी तो उसे रिलीज किया जाता था थोड़ा सा हीट करके, तो वो लगभग 700 गुना तक मतलब कंप्रेस्ड हो जाता है, और जब इसको हीट करते हैं तो 700 गुना बढ़ जाता है। तो इससे जो होता है हमें मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब एनर्जी उत्पन्न होती है इससे, हीट एनर्जी, और जो कंप्रेस्ड होता है वो एक्सपैंड होता है एकदम स्मूथली। तो उस एक्सपैंड का जो यूज है, हम किसी वेसल्स का उपयोग करके टरबाइन घुमा सकते हैं और उसके बाद में उसका उपयोग हम कर सकते हैं, और इसका जो बैकअप है वो लगभग 30 से 40 साल तक रखा जा सकता है। तो ये जो है, जो सोलर पैनल के जो एनर्जी वेस्टेज है जो केवल दिन में होता है, और उसको जब हम सिर्फ बैटरी में ही रख सकते हैं, तो उसका उपयोग हम इस तरह के जो कंप्रेस्ड वेसल है ऐसा बनाकर कर सकते हैं, जिससे कि मतलब आने वाले समय में जो वेस्ट हो रहा है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, जिसको हम स्टोर करके नहीं रख पा रहे हैं, उसको काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बट इसमें कुछ चुनौतियां भी थी, जैसे कि इसका जो शुरुआत था वो तो 1977 में हुआ था। बाद में इसका जो प्रैक्टिकल था वो 2000 में हुआ था प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल जब इसका हुआ था यूके में, तो उन्होंने जो है 350 केल्विन किलोवाट तक का ऊर्जा बनाया था। बाद में जब 2005 से 10 के बीच में जो लिथियम आयन बैटरी का बूम हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये सस्ती मिलने लगी, जिसकी वजह से ये रिसर्च जो है थोड़ा स्लो पड़ गया और बंद हो गया। बट ये जो रिसर्च है इंडिया के एनवायरनमेंट या जलवायु के ऊपर में बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों मौसम्स हैं। तो उस टाइम पे, जैसे गर्मियों के मौसम पे जो बहुत अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसका इस्तेमाल करके अगर हम ऐसे रिसर्च करें और ऐसे वेसल्स का निर्माण करें, तो उसको बहुत लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है, और ये एक बहुत अच्छा वैकल्पिक स्रोत होगा। दूसरा एक और जो बाहर चल रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि स्पेस बेस्ड सोलर पैनल। जैसे हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं, ऐसा ही अगर हम एक उपग्रह भेजे जिसमें मतलब पृथ्वी के बाहर, जहाँ पे सूर्य की किरणों का कोई लिमिट नहीं है, वहां दिन हो या रात हो, हर वक्त सूर्य की किरणें वहां पे मिलेंगी, और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम माइक्रोवेव के माध्यम से धरती तक ला सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, और किसी भी प्रकार का मतलब पर्यावरण प्रदूषण या मानव इफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है मुझे अच्छी लगती है, और भारत सरकार को इस सब रिसर्च के मामलों में ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपने जो फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी है उसको कम कर सके, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है और जो पेट्रोलियम्स है वो बाहर देशों से आते हैं, और युद्ध के कारण जो है बैरियर होने की वजह से इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन होती है। तो ऐसे रिसर्चों पे अगर भारत सरकार फोकस करेगी और ऐसे रिसर्च करेगी, तो ये मतलब आत्मनिर्भरता की ओर हमारा मतलब बढ़ता कदम होगा। थैंक यू सर। हमने एक नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक को सेलेक्ट किया था ऐसे के लिए या यूथ पार्लियामेंट के लिए, कि हम अपना अपना विचार रख रहे थे। अब हमारे पास एक और नई चुनौती है। छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है, विकासशील राज्य है, और जब भी कोई राज्य या कोई देश अपनी विकासशील स्थिति पे होता है तो वहां पे उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज के टाइम में सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम जब बात करते हैं जीडीपी का, तो जीडीपी में ग्रीन जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट आता है। ग्रीन जीडीपी वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि देश जितना जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जितने जीडीपी में उसको अपने पर्यावरण का वो कौन कौन सा चीज है जिसको दोहन करना पड़ रहा है, और पर्यावरण के दोहन करने से हम कितना जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इसको हम जो ओरिजिनल जीडीपी है या नेट जीडीपी है, इसमें अगर माइनस कर दे, तब आपका ग्रीन जीडीपी निकल जाता है। तो अगर बात की जाए ग्रीन जीडीपी का, और बात की जाए जैसे ग्लोबल
अपन हंगर इंडेक्स का बात करते हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हाल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना रजत जयंती मनाया, 25 साल के हम छत्तीसगढ़ हो गए, लेकिन 25 साल में अगर हम देखें तो दूसरे राज्यों से हम बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन हम बेहतर से अगर बेहतरीन बनना चाहे, उत्कृष्ट बनना चाहे, सुप्रीम बनना चाहे, सुपर बनना चाहे, तो हमको बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जैसे छत्तीसगढ़ जो है आपके लिए कहा जाता है खनिजों की भूमि है, पावर हाउस कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अगर खनिजों की भूमि बोल रहे हैं और खनिजों का अगर अपन दोहन कर रहे हैं, तो खनिजों के दोहन से देखा जाए तो जीवन कितना प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे जीव जंतुओं के जीवन प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पे मनुष्यों के जीवन प्रभावित हो रहे हैं। तो हमको विकास चाहिए, लेकिन हम किन मानकों पर चाहते हैं, हम किन समझौतों के बल पर चाहते हैं, किन शर्तों के बल पे हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो। हमको एक मुद्दा ये भी है, मतलब हम बोल सकते हैं 25 साल में छत्तीसगढ़ का विकास बनाम जो पर्यावरण आप प्रदूषण कर रहे हैं, पर्यावरण का जो क्षरण कर रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं, इसमें तो इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि अगर पूरा जीवन है तो जीवनों में सबसे इंपॉर्टेंट जीवन माना जाता है मानव का, क्योंकि मानव के पास वो शक्ति है कि वो अपने आप को सबसे पहले रखता है, बाद में वो किसी दूसरे को आंकता है। तो अगर देखा जाए, अगर मानव है तो मानव का मतलब क्या होता है, जो प्रतिष्ठावान जीवन जिए। लेकिन क्या हमारे समाज में सबके सब प्रतिष्ठावान जीवन जी रहे हैं? तो सबकी लाइफ प्रेस्टिजियस नहीं है। इसका कारण यह है कि एक वर्ग के पास धन का संचय हो चुका है और वो अपने हिसाब से हर योजनाओं को, हर शक्तियों का प्रयोग करते हैं और सबको समान रूप से जीने का मौका नहीं देते। सरकार हमको ये बोलती है कि हम सबके लिए बराबर अवसर तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, कहीं पे उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं पे डैम बना रहे हैं, तो ये सब तो कर रहे हैं जिससे देश का विकास तो हो रहा है। लेकिन आप ये समझिए, अगर आप कहीं पे उद्योग लगा रहे हो, तो उद्योग लगा रहे हो ड्राई प्लेस पे लगा रहे हो, ड्राई साइट पे लगा रहे हो, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो रोजगार भी दे रहा है। लेकिन समझिए कि आप वनों का दोहन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, और उस वनों पे कौन रहते हैं? जनजाति रहते हैं। उस वनों पे जीव रहते, जंतु रहते, जानवर रहते हैं। अब ये बताइए, अगर हम अपने विकास का पैमाना सिर्फ ये रखें कि उससे कुछ वर्गों को फायदा हो, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी सुविधा है, कोई भी विकास है, एक वर्ग के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। अगर बात किया जाए जनजाति लोग का, तो जनजातियों का जो पूरा लाइफ है, चाहे आप उनका आर्थिक जीवन देखो, इकोनॉमिक लाइफ देखो, उनके सामाजिक जीवन देखो, सोशल लाइफ देखो, चाहे उनके सांस्कृतिक जीवन या कल्चरल लाइफ देखो, वो टोटली डिपेंड करते हैं जल, जंगल और जमीन पे। अगर हम इस प्रकार के बिना योजनाबद्ध तरीके से वनों की कटाई करना चालू करें, और वनों की कटाई करना इसलिए चालू करें क्योंकि हमको विकास चाहिए, तो विकास तो सबके लिए है, तो विकास केवल एक वर्ग के लिए क्यों हो? तो जब जनजातियों का जंगल काटा जाए तो पहले हमको उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि उनका आर्थिक जीवन भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। आज के टाइम में आप देखेंगे कि हम फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस जो है, लघु वनोपज का संग्रहण करते हैं, और लघु वनोपज का संग्रहण करने के लिए कोई मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति नहीं जाता। वो कौन व्यक्ति जाता है? जो जनजाति क्षेत्र में पहले से हो। तो अगर हम जंगल काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सबसे पहले उनके पास चुनौती है माइग्रेशन का, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ रहा है। अब जब कोई व्यक्ति अपना जगह छोड़ता है तो तुरंत उसके लिए रोजगार के अवसर नहीं होते, क्योंकि उसके लिए नया जगह रहेगा, वहां वो स्किल्ड है कि नहीं है, उसमें वो दक्षता है कि नहीं है, ये उसके पास चैलेंजेस है। तीसरा, उसके पास समस्या ये आती है कि वो बाहर जाके जमीन खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना कैपेबल नहीं है। अगर वो अपना जगह छोड़ता है तो पहले रोजगार का मुद्दा है, उसके पास आय का मुद्दा है, और तीसरा वो अपने आप को कंफर्ट नहीं पाता। अगर भारत के किसी व्यक्ति को अफगानिस्तान में ले जाया जाए तो क्या वो पहले 1-2 दिन में या 1 साल में कंफर्टेबल हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं। तो अगर हम जनजातियों के बारे में भी सोच रहे हैं तो हमको इस बारे में बहुत सोचना चाहिए कि अगर उनको वहां से हटाया जा रहा है तो प्रॉपर चीजों को देख के हटाया जाए। दूसरा, जंगली जानवर, अगर किसी जगह में पेड़ों की कटाई हो रही तो आप देख रहे हो कि हाथियों का जो आक्रमण है वो एकाएक बढ़ा है, तो हाथियों का आक्रमण नहीं बढ़ा है। हम हाथियों के घर में घुस गए और हाथी अपना जगह छोड़ेंगे तो उससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं।
आप देखोगे हमारे पास कहीं कहीं पे आपको सफेद कलर के भालू मिलेंगे, जबकि सफेद रंग के जो आपके लिए भालू हैं वो बेसिकली मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। अगर ऐसे दुर्लभ हमारे पास जीव जंतु हैं तो उनका भी संरक्षण करना हमारा दायित्व है। अगर देखा जाए तो काले कलर के आपके जो पैंथर आते हैं वो सब जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास अचानक हमारा अभ्यारण्य जाएंगे वहां ब्लैक पैंथर हमको मिलता है। तो अगर हम ही इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले 100 साल 50 साल के बाद जो हमारा आने वाला जनरेशन रहेगा इनको केवल टीवियों में देख पाएगा कि ऐसा हुआ करता था या ऐसा होगा। हम उनको प्रदान नहीं कर पाएंगे ये की चीजें हमारे पास थी। हम आज के टाइम में जनजाति विद्रोह पढ़ते हैं तो जनजाति विद्रोह इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई किया था। लेकिन आज के टाइम में जैसे हसदेव के जंगल कट रहे हैं, बस्तर के जंगल कट रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई मीडिया कवरेज नहीं। तो इसके लिए तो मीडिया भी जिम्मेदार है क्योंकि नेशनल में कोई मीडिया इसको दिखाता नहीं। दूसरे इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार में जिन प्रतिनिधियों को हमने चुन के विधानसभा में भेजा है या संसद में भेजा है, ये बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत बलपूर्वक तरीके से, बहुत फोर्सफुली अपने बातों को नहीं रखते। और जब यही अपने बातों को नहीं रखेंगे तो एक जन सामान्य अपने बातों को कैसे रख सकता है। तीसरा बात है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अभाव है। अब शिक्षा का अभाव है तो शिक्षा कहीं ना कहीं आपको आत्मनिर्भर बनाता है, शिक्षा कहीं ना कहीं आपको आत्मविश्वास देता है। जब वो उनको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहला है कि हमको यहाँ कुछ संगठन भी बनाने पड़ेंगे जो चाहे एनजीओ हो, जो जनजाति क्षेत्रों में जो भी परेशानियां हो उन परेशानियों को सरकार के सामने रखे, उन परेशानियों को मीडिया के सामने रखे, ताकि इसके ऊपर कम से कम एक विचार किया जाए और एक मध्यम मार्ग लिया जाए जिससे हमारा विकास भी प्रभावित ना हो और जिससे उनके आर्थिक, सामाजिक और आपके लिए जो सांस्कृतिक जीवन है ये प्रभावित ना हो। बशर्ते अगर हम कहीं पे उद्योग बना रहे हैं या डैम बना रहे हैं, उद्योग बनाने की वजह से होता है कि वहां पे अचानक एकाएक प्रदूषण बढ़ता है, दूसरा वहां पे जंगलों की कटाई होती है और तीसरा वहां के जंगली जानवर बहुत प्रभावित होते हैं। अगर जंगली जानवर प्रभावित हो रहे हैं वहां पे तो सबसे पहले तो हमको एक एनिमल कॉरिडोर बनाना चाहिए ताकि उनको एक जगह से माइग्रेट करके दूसरे जगह तक ले जाया जाए। तो सरकार अगर कहीं पे उद्योग लगा रहा है या कहीं पे माइनिंग कर रहा है तो कम से कम 5 साल 10 साल पहले उनको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि इस जगह पे अपन को ये काम करना है करके। और अगर हम ये चीज करें उसके बाद चीजों को स्टेप टू स्टेप अगर इम्प्लीमेंट करें तब जाके जो हम विकास की बात कर रहे हैं उसको सही मायने में हम सफल बना सकते। नहीं तो एक जो विकास है एक वर्ग तक सीमित रह जाएगा और जो हम जन सामान्य की बात करते हैं हम जन सामान्य के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो न्याय करने के लिए एक स्टेप नहीं है, इसमें धीरे धीरे सरकार को जुड़ना चाहिए, अलग अलग एनजीओ बनने चाहिए, अलग अलग संस्थाओं को सामने आना चाहिए और जो भी चीजें उनके साथ वास्तविक में रियलिटी में हो रहा है उसका सही मायनों में सही तरीके से प्रकाशन होना चाहिए। उसके बाद जो देश का मीडिया है उसके ऊपर कवरेज करें, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इनके बारे में जाके संसद में बताएं, हमारे विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा हो और साथ में इसके लिए कुछ आयोग का गठन हो जो इनके लिए काम करे और उन कामों का भी परीक्षण करने के लिए कि वो सही पे उसका काम हो रहा है कि नहीं, उसके एनालिसिस के लिए एक बोर्ड होना चाहिए ताकि हम जो विकास सोच रहे हैं वो सही मायने में एक बेहतर और एक पर्यावरणीय विकास के रूप में हम आगे बढ़े। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश कुमार पारधी है और अभी जो है विकास बनाम ट्राइबल्स कल्चर उनके बारे में है। तो मैं शुरू पॉइंट इसी से करना चाहूँगा कि विकास और विनाश हमारे सभ्यता के दो पहिए होते हैं। अगर हम विकास कर रहे हैं तो उसके साथ ये भी है कि हम विनाश को भी आमंत्रित करते जा रहे हैं। अब जैसे कि विकास की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ है वो पावर हाउस कहा जाता है, सभी को पता है। और यहाँ के रिसोर्सेस हैं वो बहुत रिच हैं और यहाँ की जो इसी की ऊर्जा से मैं कहूँ तो भारत है वो चमक रहा है ज्यादातर अगर हम लोग कहें तो फिर अगर हम विकास करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझौता करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके लिए हमें मतलब समझौता करके चलना पड़ता है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा अभी रिसेंटली बस्तर की बात अगर करें हम लोग तो एनएमडीसी 4-5 एनएमडीसी लगे। अभी रिसेंटली एक एनएमडीसी है नगरनार जिसके बारे में 2018 में भी लगा, उसके बारे में बहुत सारे वो आंदोलन हो रहा है और उनके बारे में बहुत सारा आंदोलन के जरिए उनका विरोध किया जा रहा है। अब आप सोचिए
आपको अच्छा रोड चाहिए, आपको अच्छा फैसिलिटीज चाहिए, आपको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए और ये बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जब तक आप रिसोर्सेज का यूज नहीं करोगे, आप जब तक हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका आप उपयोग नहीं करोगे, तो आप कैसे हॉस्पिटल्स बनाओगे, आप कैसे रोड बनाओगे? आप बोलोगे कि हमें अच्छे चलने के लिए अच्छा रोड चाहिए और बहुत अच्छे साले हमें फैसिलिटी चाहिए। तो जब तक हम रिसोर्सेज का सही दोहन नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हम। इसका एक रास्ता अच्छा ये हो सकता है कि अगर हम कहीं मिनरल्स कहीं से निकाल रहे हैं, तो जिस क्षेत्र से हम लोग मिनरल निकाल रहे हैं उस क्षेत्र के जो जनजातीय लोग हैं या फिर जहां से मतलब वहां पर जो निवास करते हैं, कम से कम 10 से 15% जो वहां से जो रिसोर्सेस निकल रहे हैं ना, उनका हिस्सा उनको देना चाहिए, ताकि उनका विकास उनमें दिखे भी और जो डेवलपमेंट है जो हम करना चाह रहे हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां से रिसोर्सेस तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका विकास नहीं हो पा रहे हैं। हम रिसेंटली उदाहरण अभी झारखंड का देख सकते हैं, और वहां का जो खदान है जहां से निकल रहे हैं, वहां तो कोयले निकालते जा रहे हैं, वहां की धरती भपक रही है, लेकिन वहां के लोग ना एक प्रकार से जेनेटिक प्रॉब्लम से गुजरेंगे वो लोग। ऐसा है कि अभी भी ना, मैं एक जस्ट रिपोर्ट आया था, वहां मैं देख रहा था कि वहां के बच्चे ना अभी विकलांग पैदा हो रहे हैं, वहां की स्किन प्रॉब्लम इतने सारे उन लोगों को में बढ़ गए, वहां का पानी ना आप पी नहीं सकते, इतना मतलब लेवल इतना खराब हो चुका है वहां की सिचुएशन। तो आप सोचिए, झारखंड है वो भारत देश में सबसे ज्यादा मतलब मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करके कहना चाहूंगा, क्योंकि छोटा नागपुर का रिसोर्सेस है वो छत्तीसगढ़ में भी आता है, झारखंड में भी आता है, तो रिलेटेड है। तो वहां के हमने विकास, तो वहां से हमने तो मिनरल सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन आप झारखंड की स्थिति आप जानते हैं कि किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में, और बद से बदतर होती जा रही है। अगर गवर्नमेंट इसी चीज को ये ध्यान देती कि हम रिसोर्सेस निकाल रहे ठीक है, लेकिन वो बेहतर एजुकेशन, बेहतर उनके लिए हॉस्पिटल, एक बेहतर उनके लिए घर दिला पाए, एक बेहतर सुविधा, पानी वाटर से रोटी कपड़ा मकान सब चीज कहते हैं, वो चीजें उनको नहीं मिल पा रही है। तो विरोध इसी कारण हो रहा है। विरोध सबसे बड़ा चीज है यही। अगर हम लोग जंगल काट रहे हैं तो ठीक है, हम लोग ने अभी देखा कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है वो हमने नंदनी माई सहिवारा में लगाया। कितना बड़ा एग्जांपल है पूरी दुनिया के लिए और पूरे भारत के लिए कि हमने अगर एक जगह हमने वो खनन किया, दूसरी जगह हमने प्लांट भी लगाया। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी हमने एक चीज देखा था आईपीएल के दौरान, बताना चाहूंगा कि उसमें जो पेड़ थे, मतलब उसमें लगाने का मतलब एक बॉल अगर डॉट होता था तो शायद 5 या कुछ पेड़ लगाते थे। तो उसके मतलब छत्तीसगढ़ में भी वो जंगल लगे हैं, गुजरात में भी लगे हैं और बहुत जगह वो जंगल लगाए। तो इस तरह का डेवलपमेंट पे अगर जहां से हम लोग सोर्स ले रहे हैं और वहां पर अगर अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें तो इसको हम लोग कर सकते हैं। पुल पुलिया सड़क अभी भी ना बस्तर क्षेत्र में या सरगुजा क्षेत्र में अगर मैदानी क्षेत्र में तो ठीक है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरगुजा क्षेत्र में अगर जाएं या फिर हम लोग बस्तर क्षेत्र में जाएं तो वहां इतना अच्छा कनेक्टिविटी अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। वहां के लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको ना एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, ना कॉलेज दे पा रहे हैं, ना हम लोग हॉस्पिटल दे पा रहे हैं, हम लोग कुछ उनकी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर देखे, अच्छा से एनालाइज करे कि हम लोग जहां से दोहन कर रहे हैं कम से कम उनका हिस्सा तो कम से कम उनको देना चाहिए। जल जंगल जमीन है, आदिवासियों का इनका हकदार मतलब हक है इन पर। तो इस चीज को अच्छा से मतलब वो करे, ऑब्जर्व करे और चीजों को देखें और उस हिसाब से जो चीजें हैं उनको अच्छे से वो लोग मतलब इंप्लीमेंट करें। तो इस तरह से हम लोग जो विकास बोल रहे हैं और जो विनाश है, विनाश को हम लोग टालकर विकास के साथ हम लोग विकास कर सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक है ट्राइबल कल्चर वर्सेस डेवलपमेंट। मैं खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हूँ, मैं जशपुर से हूँ और मैं उरांव ट्राइब से आती हूँ, ठीक है। हालांकि हर ट्राइब, जरूरी नहीं है हर ट्राइबल कम्युनिटी प्रिविलेज क्लास से आए, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं प्रिविलेज क्लास से हूँ। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है ट्राइबल वर्सेस डेवलपमेंट या फिर ट्राइबल कल्चर वर्सेस डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ट्राइबल कल्चर विथ डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि एज वी कैन सी इंडिया है एक बहुत रिच हेरिटेज है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कल्चर है। हर थोड़ी दूर में यहाँ पे लोगों का खाने का ढंग बदल जाता है, थोड़ी देर में कल्चर बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। ऐसे में और यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब और भी इंडिजिनस कम्युनिटी है, एसटी एससी अलग अलग कम्युनिटीज हैं। और अगर ट्राइबल्स की बात करें तो इनका प्रोमिनेंट क्या है? जल जंगल जमीन, लैंड, रिवर, वाटर, फॉरेस्ट। तो अगर आप डेवलपमेंट करेंगे इन तीनों चारों क्राइटेरिया के कॉस्ट पे तो जाहिर सी बात है उनको डेवलपमेंट पसंद नहीं आएगा। अगर डेवलपमेंट करना है तो इन तीनों चारों क्राइटेरिया के साथ में हमको डेवलपमेंट करना चाहिए और डेवलपमेंट को थोड़ा सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल बनाने का मतलब ये है कि अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हो तो इतना किसी को एक्सट्रैक्ट ना कर दो कि आगे जो फ्यूचर जनरेशन आए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज आए, एज अ ट्राइबल कम्युनिटी जैसे मैं कभी जाती हूँ जशपुर घूमने तो मेरे को
आसपास मैं इतना एनवायरनमेंट इतना अच्छा देखती हूँ रायपुर से वहां जाके, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के। तो अब कोई फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो कहीं ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी होगी, तो उसको भी देख के लगना चाहिए ना कि एक्चुअल में ट्राइबल कम्युनिटी थी क्या, वो कहाँ रह रही थी। अब जैसे हमारे घर में सरना देवी की पूजा होती है, जो कि पेड़ की पूजा करते हैं, तो ये सब चीजों का मेरा कहना है कि हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इनके कॉस्ट में नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का 44% जो एरिया है फॉरेस्ट कवर करता है और 32% एरिया यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहता है। मतलब इतना फॉरेस्ट एरिया है, इतना इंडिजिनस कम्युनिटी है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है ना क्योंकि जहाँ पे फॉरेस्ट है वहीं पे पानी है। अब जहाँ पे पानी है वहीं पे बसाहट होगा, तो जहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जहाँ पे फॉरेस्ट है वहीं मिनरल्स है, वहीं पानी है और ट्राइबल्स भी वहीं है, एक ही जगह पे सब है। तो हमें ना ट्राइबल्स को और ये जो रिसोर्सेज है इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स कोरबा में है, तो कोरबा में भी इतनी माइनिंग होती है, लेकिन जितनी माइनिंग कोरबा में होती है उसमें कितना अमाउंट कोरबा में इन्वेस्ट होता है। कोरबा में पहाड़ी कोरबा है, उरांव जनजाति है, इतने सारे हैं। हालांकि कोरबा एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वहां बहुत ज्यादा इंडिजिनस कम्युनिटी है, तो कितना डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट का कितना पोर्शन हम किसी कम्युनिटी पे लगा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर हम जितना उनसे जितना छीन ले रहे हैं उतना उनको वापस नहीं करेंगे तो वो हमारा डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम इतनी मेहनत से पैसा लगा के घर बनाते हैं और गवर्नमेंट आएगी और वो घर तोड़ देगी तो हमको भी दुख लगेगा, भले एक ही कमरे का घर हो। और ट्राइबल तो पूरी कम्युनिटी ही वो मतलब उनका पूरा एरिया उनका घर होता है, तो ये वाला इशू आता है। और मेजरली ट्राइबल का जो लाइवलीहुड है वो फ्यूल वुड में डिपेंड रहता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डिपेंड रहता है। फॉरेस्ट से ही वो अपना हेल्थ केयर कर लेते हैं, जो मेडिसिन वगैरह होती है उसी से वो इनकम जनरेट कर लेते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी उनसे रहती है। तो इन सब चीजों से ना उनको डर रहता है कि फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। और रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही है, कंपनसेशन कितना दे रही है नहीं दे रही है, ये भी मैटर करता है। अब जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि माइनिंग जरूरी क्यों है, वो क्यों माइनिंग करने देंगे। अब डैम बनाना क्यों जरूरी है ये भी बताना है, इरिगेशन के लिए डैम जरूरी है। हम अगर आपको पानी का सोर्स बढ़ा के देंगे तो आप ही के लिए अच्छा है, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चर करोगे तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी तो डेवलपमेंट भी आप ही का होगा, जॉब भी आप ही को मिलेगी। अगर जॉब आपको मिलेगी तो आप वो पैसा एजुकेशन में लगाओगे, और एजुकेशन में लगाओगे तो आप ही आगे बढ़ोगे। तो मैम ये सारी चीजें हैं। और जैसा सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ ग्रीन जीडीपी की तरफ से बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट सिर्फ एक नेचर वाला पार्ट नहीं है, एक ये इकोनॉमी है। फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है, वाटर सिक्योरिटी, कार्बन एब्जॉर्ब करता है, क्लाइमेट रेगुलेट करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि नेचर एक एसेट है, तो जब तक नेचर को हम एज अ एसेट नहीं समझेंगे ना वो हमारे लिए वेस्ट ही है। एसेट हमेशा वो चीज होती है जो हम संभाल के रखना चाहते हैं। तो अगर जब हम नेचर को एज एन एसेट समझेंगे तब हम ट्राइबल कल्चर और डेवलपमेंट को साथ में लेकर चलेंगे। जैसे कि 5th शेड्यूल में लिखा गया है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन देना है ट्राइबल कम्युनिटीज को, और आर्टिकल 21 में भी ये लिखा है कि क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो आई थिंक इट वुड बी मोर बेटर। और पैसा एक्ट में भी देखते हैं कि ट्राइबल को जस्टिस और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को मिला के हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। जैसे कि एक दो मेरे पास एग्जांपल्स हैं, वन धन विकास केंद्र, इसमें होता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसको कलेक्ट करके इनकम जनरेट करने वाला। तो इससे उनको क्या समझ में आएगा, जो हमारी चीजों को सरकार यूज कर रही है और हमारे लिए ही लोकल मार्केट बना रही है, तो वो लोग ही वहां बेचेंगे, वो लोग ही खरीदेंगे, और इससे क्या होगा, थोड़ा पैसा उनके पास भी आएगा। तो वो जो चीज हम उनसे ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत फायदा उनका भी होना चाहिए। और बैम्बू इकोनॉमी, आज बहुत बैम्बू इकोनॉमी चल रहा है। हम जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज में चले जाएंगे तो बैम्बू का यूज लोग बैग्स बनाने के लिए और चेयर्स बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज हमें छत्तीसगढ़ में प्रमोट करनी चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल है सबसे बड़ा बस्तर का, जो कांगेर वैली के पास, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कांगेर वैली के पास है ये, वो बहुत ज्यादा इको टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, जिसमें सोलर एनर्जी को भी प्रमोट किया जा रहा है। और उड़ीसा की कम्युनिटी है जो वहां के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को पूरा मैनेज करती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट पहले तो यहाँ पे शुरू से समझाना पड़ेगा, वहां पे जो कम्युनिटीज है, वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको बैठ के समझाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ट्राइबल कम्युनिटीज में मैं पर्सनली देखी हूँ, थोड़ा
लिसनिंग का प्रॉब्लम रहता है, वो सुनते नहीं है। हाँ, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जैसे मैं ही कहीं चली जाऊं तो बोलेंगे ज्यादा पढ़ लिख ली तो ज्ञान दे रही है, ये वाला चीज रहता है। खैर ठीक है, तो थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं, तो वो थोड़ा सुनेंगे तो समझ पाएंगे। एक दो सजेशंस हैं जो होना चाहिए, बस लास्ट है ये, ट्राइबल डिग्निटी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी साथ में लेके चलना है। दूसरा, नो गो जोन्स बनाने चाहिए फॉरेस्ट में, कि जहाँ ट्राइबल्स ही जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। माइनिंग के बेनिफिट्स बता सकते हैं कि माइनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, और ग्रीन लाइवलीहुड मिशन जैसा कुछ चलाना चाहिए जिसमें लोगों को अवेयरनेस आए। और सब, अगर आप पेड़ काट रहे हो तो लगाओ भी, तो एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, कि ट्राइबल का जितना जमीन है अगर आप निकाल रहे हो या उखाड़ रहे हो तो कितना परसेंटेज क्लियर रखो, मॉनिटरिंग करो, जिससे हाँ कंपनसेशन मिले। तो उसके और फिर उनके सामने ये रखो, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी आके धरना दे रहा है कि हमें यहाँ पे अब डैम मत बनाओ, तो सबसे पहले सरकार को आके बात करनी चाहिए कि नहीं हम लोग नहीं बनाएंगे, आपस में बात करो। ये नहीं कि कोई, हाँ, विकास थोपा नहीं जाना चाहिए, और ट्राइबल कम्युनिटी को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तैयारी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण का जब बस्तर में रहने वाला एक युवा एआई के माध्यम से गोड़ी भाषा में अपनी संस्कृति को जान रहा होगा। अभी का जो टॉपिक है इन्हीं पर आधारित है। बनाम ना होकर के एक दूसरे के पूरक हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे बस्तर का क्षेत्र हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, मेनली जो है वो पूरी तरह से वन पर आधारित है। उनकी आजीविका, उनका जो पूरी तरह से उनकी आत्मा वहीं पे बसती है। लेकिन अगर अभी के टाइम में हमें विकास चाहिए, जैसे वहां पे यातायात के संसाधन नहीं है, तो यातायात के संसाधन यहाँ पे विस्तृत करने हैं, लेकिन उनके जो संसाधन है उनको क्षति पहुंचाए बिना तो ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं, जो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें जैसे शिक्षा है, शिक्षा के लिए विद्यालय वो चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनको कैसे टाइप के किन जगहों पर विद्यालय बनाने चाहिए, जिसके लिए पेशा वन अधिकार अधिनियम हो गया, या भारत में जो वन अधिकार अधिनियम 1986 है, ये सारी चीजें इन्हीं के लिए बनाई गई है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना भी संचालित की जा रही है, कैंपा योजना संचालित की जा रही है। ये सारी योजनाएं जो है ना पर्यावरण और जो जनजातीय विकास है या विकास है, इनको मिला के संचालित की जा रही है। इसके अलावा जब इन्हें पुनर्स्थापित किया जाता है तो इनका केवल निवास के आधार पर नहीं, इनकी संस्कृति, इनको जो स्किल है, इनके आधार पर किया जाना चाहिए। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उनका ही फॉरेस्टेशन, मतलब उतनी ही और पेड़ या वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे हसदेव के हैं, हसदेव के रण में भी कटाई हुई तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनकी पारिस्थितिकी स्थापित नहीं की जा सकती, तो उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इन दोनों के आधार पर विकास और पर्यावरण संरक्षण, इनके आधार पर पैमाने तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें समावेशी विकास और सतत विकास ये दोनों रखे जाने चाहिए। धन्यवाद। वैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड में या फिर बोले पूरे यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? जो मतलब अगर आप वर्ल्ड में, चलिए आप वर्ल्ड बोलिए, यूनिवर्स छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में अभी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महंगा एलिमेंट क्या है? नहीं, एलिमेंट पूछ रहा हूं। गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, यही है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये भरा पड़ा है वीनस प्लैनेट पे, ये भरा पड़ा है जुपिटर प्लैनेट पे, लेकिन जो ट्रीज है वो सिर्फ अर्थ पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, अगर हम पर्यावरण को ऐसे देखें, अगर इस नजरिए से देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि जो जंगल है हमारे, वो हमारे लिए कितने जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन के एक ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था 1987 में। उसके 3 पिलर्स थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट है वो, और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है वो। मतलब किसी भी चीज को बिना क्षति पहुंचाए, ज्यादा खर्चा किए बिना आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जहां तक उनके गोल्स की बात है, उन्होंने 2030 तक ये डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक मोटिव लिया था, जिसमें पहला उनका था पॉवर्टी और हंगर, नो पॉवर्टी जीरो हंगर डेथ उनका एक इनिशिएटिव है। दूसरा एजुकेशन, गुड एजुकेशन
और हेल्थ। और अभी जैसे आपने बीच में सुना होगा जो अमेजोन के जंगल है वो काटे जा रहे हैं यूएसए के द्वारा, तो उस पे इतना मास प्रोटेस्ट हुआ कि बाद में ट्रंप जैसे सन के आदमी को भी उस चीज को छोड़ना पड़ा। दूसरी चीज ये, बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की। आपको भी पता है हमारा छत्तीसगढ़ मोर देन रिच है फॉरेस्ट के मामले में, चाहे फिर वो ट्राइबल कल्चर हो, चाहे जंगल हो, चाहे यहाँ पे जितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं। पर जब यहाँ पे बात आती है डेवलपमेंट की, तो यहाँ की सरकारें आंखें मूंद लेती हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ से जुड़े हैं। इवन हमारे जो नेता हैं जो इसी मिट्टी से पैदा हुए, कहीं ना कहीं वो खुद भी इसी मिट्टी की इज्जत नहीं कर पा रहे। अडानी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अंबानी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सब पूरी पॉलिटिकल चीजें हैं जो शायद हर देश में कहीं ना कहीं रन कर रही हैं। मुद्दा यहाँ है कि अगर आप सस्टेनेबली इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो क्यों नहीं किया जा रहा। अगर लाखों पेड़ नहीं काटे जाने पे भी डेवलपमेंट पॉसिबल है तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, लंदन का एक वीडियो था। आप सोचेंगे लंदन जैसी जगह, उसमें बकायदा उन लोगों ने रोड बनाई है, बट जो पेड़ हैं उनसे उनने पेड़ की एक केव क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर दी, उन्होंने पेड़ों को काटा नहीं। आपको एक चीज बताऊं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एक मिनिस्टर है, वो सिर्फ चुनाव इसलिए जीत गया क्योंकि उसने बोला था कि मैं एनवायरमेंट को हार्म नहीं होने दूंगा। तो जब इंटरनेशनली एनवायरमेंट को लेके इतना अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोग अपनी जगह पे अपने पेड़ों को, कई हमारे यहाँ कई लोग पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो जब इतनी अवेयरनेस है तो फिर जब बात प्रोटेक्शन की आती है तब लोग पीछे क्यों हट जाते हैं। और मैं ये चीज आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसके अलावा मेजरली ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के उन हिस्सों में क्या हो रहा है जहाँ कभी बिजली नहीं पहुंचती, जहाँ ट्रेवलिंग के लिए बहुत इश्यूज है। हमारे जो नेता हैं उस जगह से खड़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक नेता ऐसा नहीं होगा जो दोबारा वहां पे 5 साल के बीच में कभी गया। तो मेरा कहना ये है, अगर आपको डेवलपमेंट अच्छे से करना है तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि हम वहां की चीजों को, वहां के रिसोर्सेज को अपने फेवर में ज्यादा क्या बोलते यूज कर सकें। हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा लोहा बाहर जाता है। छत्तीसगढ़ में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ आप खुद बताइए। भिलाई स्टील प्लांट जैसे इतनी बड़ी क्या बोलते हैं कंपनी है, उसका लोहा हम रेल ट्रैक्स बनाने में, मशीन्स बनाने में यूज कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भिलाई का ही इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जहां से चीजें उठ रही हैं, तो हम बाकी छत्तीसगढ़ की तो छोड़ ही देते हैं। जो जंगल एरिया है, बस्तर के जो ट्राइबल एरियाज है, आपको एक चीज जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बस्तर की एक लड़की जो 3 साल पहले की न्यूज थी, उसने 10वीं में टॉप किया था और ये हेडलाइन बनी थी कि पहली बार बस्तर की किसी लड़की ने 10th में टॉप किया है। अभी आप खुद सोचिए, आप रायपुर में रह रहे हैं, आप भिलाई से होंगे, दुर्ग से होंगे, आप ये चीज सोच भी नहीं सकते कि उस 10वीं को टॉप करने के लिए उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। यदि आपको ये लग रहा है कि बहुत क्या बोलते हैं इजी है चीजें, लोगों की लाइफ इजी है, बस्तर की एक डॉक्यूमेंट्री है, एक चैनल है जिस्ट करके, यूट्यूब पे आप देखेंगे। उस चैनल पे उन्होंने बताया था कि उनको सिर्फ पानी लेने के लिए बहुत दूर तक ट्रेवल करके जाना पड़ता है, कनेक्टिविटी जीरो। वहां पे माओवादियों ने उनके 8 बच्चों को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल रहे थे। बात यह है कि ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं माओवादी आपके खिलाफ नहीं है, मैं मानता हूँ माओवादी आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन माओवादी भी अगर चाहें तो बैठ के उस चीज का डिस्कशन कर सकते थे कि हमें ये चीज चाहिए। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बनाम आप उनको क्या दे रहे हैं? आपने हॉस्पिटल्स दिए, नहीं दिए। आपने एजुकेशन दी, नहीं दी। आपने रोड्स दी, नहीं दी। आपको मैं बताऊं, अभी रिसेंटली 5 साल पहले 21 में कांकेर में मेडिकल कॉलेज खुला था। मेरा भाई वहां पढ़ता है, उसने बताया जब वो एडमिशन के लिए गया था वहां रोड भी नहीं थी, और जो कच्ची रोड होती है ना, मेन सिटी, मेन हाईवे, वो कच्चा था। क्यों था? क्योंकि वहां पे जब तक कोई चीज डेवलप हुई नहीं, चीजें बनी नहीं। जैसे ही वहां पे मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट चालू हुआ, वहां रोड्स बन गई, वहां दुकानें खुल गई, वहां पे होटल्स खुल गए। तो कुल मिला के कहना ये, अगर आप एक सही तरीके से कोई किसी चीज का डेवलपमेंट करते हो
तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी है और वहां रह रहे लोकल्स के लिए भी है। लोकल्स में जो ट्राइबल्स हैं, आप अगर उनको रिसर्च करेंगे ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी टेक्निक है सोसाइटी लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, आप सोच नहीं सकते। जो टेक्निक आप अभी सोच रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता है, उनके यहाँ वो चीज फॉलो हो रही है। जैसे इंडिया में लिव इन कल्चर को बहुत अलग क्या बोलते हैं नजर से देखा जाता है, बट ट्राइब्स में एक ऐसी ट्राइब है जो उस पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करती है जस्ट टू मैच विथ अ पर्टिकुलर पार्टनर, और इससे उनका जो कल्चर है ना वो पिछड़ा नहीं है। लोग बोलते हैं ना पिछड़े लोग हैं, नहीं, उनका कल्चर बहुत लेवल पे आगे है। उनके बीच में जाति भेद नहीं है, उनको ये पता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब ये काम करती है, ये पर्टिकुलर ट्राइब ये काम करती है। ये नहीं कि नहीं तुम नीचे दबो, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते, ये चीज नहीं है। अगर हम एक्चुअल में ट्राइबल कल्चर को उठा के देखें ना, और अगर नेशनल लेवल पे उसकी स्टडी की जाए अच्छे से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी वाले या सीजीपीएससी वाले या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस वाले उस चीज को पढ़ रहे हैं तो उनको ज्यादा बेटर पता होगा, नहीं। अगर आप उसको बेसिक लेवल पे, करिकुलम लेवल पे बताएं कि हमारे यहाँ ये ट्राइब्स भी हैं, ये चीजें हैं, तो आप अपने आप अवेयर कर पाएंगे उन चीजों को लेके जो शायद जिनसे उनका नुकसान हो रहा हो। डिफॉरेस्टेशन से उनका नुकसान है, वो जंगल उनके लिए घर है। आप अगर उनके घर में घुसोगे तो वो फिर आपको मार के ही भगाएंगे। वो कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार आओ हमारे जंगल काट के चले जाओ। तो जब, और दूसरी चीज जो एनिमल्स हैं, जो रेयरेस्ट एनिमल्स, हमारे यहाँ नागलोक है छत्तीसगढ़ में, तो कैसे है, हमने वो हमारे छत्तीसगढ़ की जो सॉइल है वो इतनी रिच है कि जानवरों को यहाँ रहना ज्यादा सूटेबल लगता है। जंगल आम जगह के मुकाबले ज्यादा ठंडे होते हैं, आप कभी भी गर्म जगह में जानवरों की भीड़ नहीं देखोगे। वो अनटिल अनलेस आपको जू में रखना पड़ रहा है। जानवर भी एक पर्टिकुलर एक सेफ्टी देखता है, और अगर आप उनसे उनका घर छीनोगे तो वो आपके घर भी आएंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि फलाना जगह चीता घुस गया, हाथी ने क्या बोलते इतना विनाश कर दिया। आपने जब उनके घर का विनाश किया था तब आपने तो ये चीज नहीं सोची थी। तो मेन मुद्दा ये है कि एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट करिए, लेकिन इस तर्ज पे करिए कि आप एनवायरमेंट का इतना हार्म ना कर दे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको उस चीज से परेशानी झेलनी पड़े। थैंक यू। दूसरा उसी के बाद आपने कहा कि यहाँ की रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं, कंपनीज नहीं लग रहे हैं, तो जैसे कि गाड़ियां वाली कंपनी लगे वो विरोध भी कर रहे हैं, यहाँ की रिसोर्सेज वो बाहर जा रहे हैं, उनका भी आप विरोध कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आप कैसे देखते हैं? देखिए, कंपनीज लग रही हैं और रिसोर्स बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैच भी करता है। अगर आप देखें जो अडानी अंबानी की कंपनी है वो प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो यहाँ आएंगी, अपना पैसा कमाएंगी, चली जाएंगी। छत्तीसगढ़ में आप उनके आने से क्या फायदा हो रहा है? ठीक है। दूसरी बात से रिसोर्सेज बाहर जाने की अगर मैं बात बोलूं, अगर आप उत्खनन करके, चलिए आप मान लीजिए 100% आपके पास कोई मिनरल है, अगर 100 में से 25% भी अगर छत्तीसगढ़ के बेनिफिट में यूज नहीं हो रहा है तो उस मिनरल हमारे पास होने का उसका क्या मतलब? वही चीज हो रही है जो पहले अंग्रेजों ने की थी। हमारे पास रिसोर्सेज थे, वो आए, हमारे रिसोर्सेज लूटे, अपने पास ले गए। इंडिया के हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 200 साल की गुलामी की और आखिरी में सोने की चिड़िया से चिड़िया भी नहीं रह पाए। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप कंपनीज आ रही है ना तो पहले यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, यहाँ जॉब्स दीजिए, यहाँ आप क्या बोलते हैं एमएनसीज क्रिएट कीजिए। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक भी एमएनसी क्रिएट नहीं हो रही। आप देखेंगे रायपुर में इतनी बिल्डिंग्स बनी हैं, खाली पड़ी हैं, उनका ना किराया निकल रहा है ना कुछ, बस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनती जा रही है। मैं जहाँ रहता था वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले एक क्या बोलते हैं ग्राउंड था, हम लोग फुटबॉल खेलते थे वहां पे। अभी वहां पे कॉम्प्लेक्सेस बन गए और पूरे खाली पड़े हैं, ना उनको कोई खरीद रहा है, ना उनमें कोई दुकानें चल रही है, ना कुछ चल रहा है। तो जब एमएनसीज आएंगी तो यहाँ के लोगों का फायदा होगा। ठीक है। कंपनी आने से प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी उसका फायदा लेके कहीं और फायदा दे रही है, इस चीज से प्रॉब्लम।
अगर भिलाई स्टील प्लांट यहाँ बना है तो भिलाई स्टील प्लांट का लोहा यहाँ भी इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी रूप में हो। अगर वो लोहा उठ के तुम बाहर विदेशों में इंपोर्ट कर रहे हो या देश में ही किसी अदर स्टेट में इंपोर्ट कर रहे हो, आप झारखंड की बात कर रहे थे, आपको खुद पता है झारखंड बिहार जैसा रिच स्टेट कोई नहीं था, लेकिन आज उसकी हालत क्या है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनने अपनी ही चीजों की वैल्यू नहीं की। मेरा यहाँ सिंपल मतलब है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको उनकी भी वैल्यू करनी पड़ेगी कि उनका कोई इस्तेमाल बेमतलब का ना कर सके, उन चीज को उठा के ऐसी जगह ना ले जाए जहां से आपको वहां पहुंचना ही दुर्लभ हो जाए। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि जो कंपनीज आ रही हैं और जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, उसको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी होना है और ट्राइबल्स को भी होना है और इन जनरल पब्लिक को भी होना है। नहीं जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट संघ सूची में शामिल है, एक बात बताइए। हाँ हाँ हाँ, आप उसको पूरी तरीके से अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन आप ये डिमांड जरूर कर सकते हैं कि अगर आप हमें इसका फायदा नहीं देंगे तो हम आपको खनिज नहीं देंगे किसी भी। हाँ नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं उनका पार्ट मानता हूं, मैंने ये बोला कि उनका कल्चर का पार्ट है, उनके कल्चर का पार्ट है। हाँ, जस्ट लाइक लिविंग। हमारे यहाँ क्या है ना, कोई अंग्रेजी शब्द है ना, उसका विरोध बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगर वो सोसाइटी से मैच नहीं करता, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स बहुत कम हिस्सों में है, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लो चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, नीचे छत्तीसगढ़ ऊपर छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स हैं, सेंटर में ट्राइबल्स नहीं है। यहाँ पे वो लोग हैं जो सोसाइटी के स्ट्रेट अप पार्ट है, तो सोसाइटी में जो चीज एक्सेप्टेड नहीं है उनके लिए वो भी खराब है। तो आप अगर ये बताएंगे ना कि ट्राइबल्स में ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही है, तो वो बोलेंगे अरे वो तो पिछड़े लोग है ना। तो आप उनको तब तक नहीं समझा सकते जब तक वो चीजें बेसिक से क्या बोलते चालू नहीं होती। जैसे आप तारक मेहता देखते हैं, हाँ, उसमें जो जेठालाल का कैरेक्टर है वो बबीता जी को इम्प्रेस करता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो सोसाइटी के तौर पर सही है, वो एक मैरिड आदमी है, वो किसी और की वाइफ को अप्रोच कर रहा है, क्या वो सही तरीका है? नहीं है। लेकिन धीरे 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 लोग जब उस चीज को देखते गए तो उसमें एक्सेप्टेंस आता जा रहा है। तो अगर आप इन चीजों को, ट्राइबल के जो एक्चुअल कल्चर है उसको धीरे 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 इनकलकेट करेंगे रेगुलर स्टडीज में, तो लोग उनको अपने जैसा समझेंगे। ट्राइबल्स को लोग, एक तो उनकी लैंग्वेज अलग है, जैसे ओराव लैंग्वेज शायद कुड़ुक है, कुड़ुक लैंग्वेज हर किसी को नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको पता है कि इनकी पर्टिकुलर ऐसी लैंग्वेज है तो आप उनको ज्यादा बेटर समझ पाओगे। थैंक यू। सो क्यूडोज एवरीवन, बहुत अच्छा आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सभी ने जो बोला करीब करीब कहीं ना कहीं रियलिटी के काफी करीब था। हम जिस पर्टिकुलर विषय पे दोनों ही टॉपिक्स रखे थे, आप लोग करीब करीब उसके इर्द गिर्द काफी हद तक थे, कोई विषय से भटका नहीं। एंड आई होप ये आपको आगे जाकर के इंटरव्यूज और एसेज दोनों में ही काम आएंगे। ठीक, एंड नेक्स्ट जो हमारा यूथ पार्लियामेंट होगा उसमें हम एक जनरलिस्ट विषय रखेंगे, कुछ ऐसा which will be more generalist, जिसमें आपकी रिसर्च वर्क कम एंड आपका ओपिनियन जो होगा वो ज्यादा होगा। और उसके बाद फिर हम ऑल्टरनेट तरीके से रखेंगे। जितने लोग इसे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप इन दोनों टॉपिक्स पर ऐसे लिख करके कभी भी यहाँ के आके फैकल्टीज से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, एंड आगे हमारी जो इनिशिएटिव है इसमें आप सभी के सभी पार्टिसिपेट करें, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। बिकॉज अगर अभी ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कितनी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिली। एंड यू समटाइम डोंट नो कि यू नीड दिस। कई बार आप समझ ही नहीं पाते कि आपको इन चीजों की जरूरत है। आगे जाके आप कहीं जब अटकेंगे तब आपको चीज पता चलेगी। पूछिए उनसे जिन्होंने मेंस लिखा है, पूछिए उनसे जिन्होंने इंटरव्यूज फेस किए हैं, उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ स्पून फीडिंग की स्टार्टिंग की जीके रट करके हमारी नैया पार नहीं होने वाली। इन चीजों पर भी सोच विचार करना, ओपिनियन जनरेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू सो मच।